नमस्कार। बिहार एग्रीकल्चर सर्विस के लिए जो मेंस क्वालिफाई किए हैं उन सभी लोगों को मेरी ओर से, पूरी टीम आस्था आईएएस की ओर से बहुत बहुत शुभकामना। और जैसा कि आस्था आईएएस से जुड़े हुए जो इंटरव्यू के कैंडिडेट हैं उनको पता है कि मैं कल 8 और 9 तारीख को पटना में था मॉक इंटरव्यू के लिए, जो आस्था आईएएस से जुड़े हुए कैंडिडेट हैं उनके लिए। कल 2 दिन में हम लोग मौर्य होटल में थे आस्था आईएएस का, जैसा कि बीपीएससी का और ये भी एग्रीकल्चर ऑफिसर का या इसके पहले सीडीपीओ का, फिर ऑडिटर का आया था, प्रोजेक्ट मैनेजर का आया था। ये सब इंटरव्यू हम लोग ऑफलाइन में दिल्ली से मॉक इंटरव्यू कराने के लिए वहां पे गए हुए थे। और आस्था आईएएस का मॉक इंटरव्यू पटना मौर्य होटल में ही होता है। और अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगता है कि वहां पे सारे जितने मौर्य होटल के स्टाफ हैं वे सारे आस्था आईएएस के जो बच्चे होते हैं उनका सबका काफी रिगार्ड करते हैं। मुझे लगता है कि मौर्य होटल के जितने भी वहां पे रिसेप्शन से लेकर के और जितने भी सपोर्ट सिस्टम है वो सब आस्था आईएएस के बच्चों को, जो इंटरव्यू देने वाले जो बच्चे होते हैं उनको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं और बड़ा ही कंफर्टेबल सिचुएशन वहां पे होता है। लोकेशन भी बड़ा अच्छा होता है, इसलिए मैंने कभी कोशिश नहीं किया कि जो मॉक इंटरव्यू का है वेन्यू को मैं चेंज करूं। अब 2 दिन मैं वहां पे था पटना में मॉक इंटरव्यू के लिए। तो इस 2 दिन में जो लोग आस्था आईएएस के पैनल के साथ मॉक इंटरव्यू दिए उनके उन छात्रों के प्रति वो जो एक्सपीरियंस थे उनके लिए मेरा क्या अपना एक्सपीरियंस रहा, अदरवाइज एक्सपीरियंस जो भी रहा हम लोगों ने इंडिविजुअल फीडबैक में बताया, बड़े ही ऑब्जेक्टिव तरीके से बताया। प्लस साथ में उनको जो कुछ भी उनको करना चाहिए वो सारी बातें उनको बताई गई, जो पैनल बैठा हुआ था उस पैनल के द्वारा। और पटना में मॉक इंटरव्यू लेने का एक और फायदा ये था कि वहां पे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिसके अंदर ये सारे लोग जॉब करने जा रहे हैं, सेवा देने जा रहे हैं, उस डिपार्टमेंट के ही लोग मॉक पैनल में बैठे हुए थे। मैं भी था उसमें। तो जो एक्सपर्ट थे, जो डिपार्टमेंट के लोग थे, उन लोगों के द्वारा तो जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया गया हर कैंडिडेट को मॉक इंटरव्यू के बाद, मेरा अपना भी ऑब्जर्वेशन था वो भी मैंने शेयर किया। लेकिन एक लमसम में मैं जो सभी कैंडिडेट के साथ 3 बातें शेयर करना चाहता हूं जो कि ध्यान देने योग्य है। उसमें एक है कि काफी संख्या में लोग ऐसा सोचते हैं, चाहे वो बिहार एग्रीकल्चर सर्विस का हो या फिर पीसीएस का भी होता है या अन्य जो एग्जाम जो पीसीएस द्वारा लिए जाते हैं, कि मैं खुद से इंटरव्यू की तैयारी कर लूंगा, ऐसा लोगों को लगता है। मेरा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये है कि 2 दिन जो ऑफलाइन में पटना में हम लोगों ने मॉक इंटरव्यू लिया, उससे उस कैंडिडेट से जाकर के पूछिए कि खुद से इंटरव्यू की तैयारी करने में और एक एक्सपर्ट्स गाइडेंस में इंटरव्यू की तैयारी करने में क्या डिफरेंस होता है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि अगर आप किसी संस्थान के या एक्सपर्ट के गाइडेंस में इंटरव्यू की तैयारी नहीं करते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। आप जरूर क्वालिफाई, बहुत सारे लोग हैं जिनमें, जैसे जो हम लोग मॉक ले रहे थे उसी के दौरान हम लोग बोल दे रहे थे कि नहीं, नो एरर, कोई एरर आपके अंदर में नहीं है, आप अपना इंटरव्यू तक अपने जो प्रिपरेशन है उसको कैरी ऑन करिए, ठीक है, ये बातें बोल दे रहे थे। तो ऐसे भारी संख्या में लोग हैं, लेकिन ऐसे भी लोग काफी संख्या में हैं जिनको सजेशन की जरूरत है, और बड़े ही माइक्रो और मैक्रो, सूक्ष्म और बृहद दोनों तरह के सजेशन की जरूरत है। तो फिर यहाँ पे जो ऑफलाइन में जो मॉक इंटरव्यू हुआ या ऑनलाइन में जो दिल्ली से जो मॉक इंटरव्यू एग्रीकल्चर सर्विसेज के लिए जो हो रहा है, उसमें उससे पता चलता है कि जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको गाइडेंस की जरूरत होती है। तो एक बात तो ये है कि आप एकदम से नेचुरल तरीके से इंटरव्यू देने मत जाइए। हो सकता है कि आपका जो नेचुरल तरीका है वो बीपीएससी के पैनल में, बीपीएससी में जो एक्चुअल जब इंटरव्यू होगा उस पैनल की रिक्वायरमेंट से कुछ मैच ना करे, थोड़ा बहुत भी मैच अगर नहीं करता है तो मार्क्स कटने के चांसेज हैं, और वो कटा हुआ मार्क्स आपके सिलेक्शन में बाधक बन सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं आपको जिसके ऊपर भरोसा हो उसके साथ अपनी तैयारी को जरूर सेप दीजिए। एक बात यह है कल के मॉक इंटरव्यू के आधार पे, कल परसों जो पटना में मॉक इंटरव्यू हुआ उसके आधार पे। सेकंड जो है, जो लोग मॉक दिए उनके बारे में क्या ऑब्जर्वेशन है, तो एक ऑब्जर्वेशन है अपीयरेंस को लेकर के, और उस अपीयरेंस में जो इनिशियल जो पार्ट ऑफ जो इंटरव्यू है उसको लेकर के, जिसमें अपीयरेंस भी शामिल है। और उसमें एक होता है कि भाई जब रूम के अंदर में, मॉक रूम के अंदर में आप इंटर करते हैं, ठीक है, और जब इंटर करते हैं तो साथ में आपका अपीयरेंस कैसा होता है। तो यहां पर एक पॉइंट ये है।
तो इसमें ये आता है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब लोग इंटर करते हैं तो जैसे मे आई कम इन सर पूछना होता है, पूछ करके जा करके आप जब अंदर जाते हैं तो आपको विश करना होता है, और विश करने के बाद फिर आपको बैठने का परमिशन का इंतजार करना होता है। ठीक है, तो एक ये पार्ट है। यहां पर प्रेशर में लोग क्या कर रहे थे, जो हम लोगों ने देखा कि कई बार लोग तो पूछ तो लेते थे, लेकिन जब अंदर आने के बाद कई बार विश करना भूल जाते थे, कई बार पता चला कि सेकंड हाफ में गुड मॉर्निंग बोल जाते थे। तो इस तरह की दिक्कतें होती है। कई बार आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं और साथ में हाथ का मूवमेंट है। कई बार आप प्रणाम बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं, लेकिन वहां हाथ का कोई मूवमेंट नहीं है। तो इस तरह के जो विश करने का जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट वहां फॉलो नहीं हो रहा था। कई बार तो विश ही नहीं हो रहा था, और जो विश हो रहा था तो उसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो नहीं हो रहा था कई सारे कैंडिडेट के द्वारा। जब बैठने के लिए बोला जा रहा था तो बैठने के बाद जो एक बेसिक एटिकेट कहता है कि थैंक यू बोलना, वो थैंक यू बोलने में भी लोग मिस कर जा रहे थे। तो ये जो एक इनिशियल जो आपका कहा जाए कि जो एक्टिविटीज हैं, वो एक्टिविटीज आपको तैयार करने की जरूरत है। कई लोगों के साथ ये मिसिंग है, और आप इसको इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लें कि जब एक्चुअल इंटरव्यू देने के जाए तो वहां पे एरर के चांसेस ना रहे कि गुड मॉर्निंग को आप गुड इवनिंग बोल रहे हैं, या गुड इवनिंग में आप गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, या नमस्कार के साथ कुछ नमस्कार के साथ या प्रणाम के साथ आपका जो लड़कियां हैं, लड़कियों के साथ भी हम लोगों ने देखा कि कई बार लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोल रही हैं। आपके पास तो एक बहुत अच्छा, मैंने कहा जाए कि एक डेलिकेट एक आपके पास एक आपके पास चॉइस है कि आप हाथ जोड़ करके जो प्रणाम करते हैं। आप देखिए जितने भी जो टॉप क्लास के जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, या कहीं भी जो कारपोरेट्स हैं, जो लेडीज हैं, फीमेल हैं, उनका साड़ी पहनने का तरीका देखिए। और दूसरा होता है उनके प्रणाम करने का तरीका होता है। एयर इंडिया की जो एयर होस्टेस वगैरह होती हैं, उनका जो प्रणाम करने का तरीका होता है, उस चीज को सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपके पास वो होता है, वैसे लोगों के पास तो जनरली होता है, लेकिन कई बार हम लोगों ने देखा कि वो मिस हो रहा था। जो साड़ी वाली जहां तक बात है, तो साड़ी वालों में भी हम लोगों ने कई लोगों को सजेस्ट किया था कि भाई आप जो वहां पे जब इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो वो उस रूम में एक पॉजिटिव, आपके अपीयरेंस से एक पॉजिटिविटी क्रिएट होनी चाहिए। और वो पॉजिटिविटी क्रिएट दो तरीके से होगा। एक, आप जब जाएंगे तो उससे आपका जो पहनावा ओढ़ावा है, आपका जो बाल है, बाल जैसे लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, या ये सब जो तरीका होता है। हमारे साथ एक फीमेल पटना वुमेंस कॉलेज की एक प्रोफेसर थी, वो बैठी हुई थी, तो वो बड़े अच्छे से इस मामले में गाइड करती थी। लेकिन एक मेल के रूप में मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, मेल फीमेल के लिए, कि आपका ड्रेस ऐसा होना चाहिए जिससे कि उस पैनल के अंदर में जितनी देर आप 10-15 मिनट रहे, आपके अपीयरेंस से एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो। और ये पॉजिटिविटी क्रिएट होने में जो ड्रेस का कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो साड़ी वगैरह में हमेशा से एकदम से डल कलर पहनने की जरूरत नहीं है। आजकल तो देखते हैं कि, या पीछे सीडीपीओ का इंटरव्यू जब होता था तो उसमें लड़कियां आती थी जो मॉक देने के लिए यहाँ थे दिल्ली में, तो थोड़े से ऐसा कलर पहनिए, ऐसे कलर की साड़ी पहनिए जिससे कि एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो। न कि अगर रूम का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा सा डल है, और पता चला कि आप भी कपड़ा उसी तरह से, तो और ज्यादा निगेटिविटी वाला एक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो इस बात को भी अपने आसपास में जो भी लोग हैं उनसे राय मशविरा करके आप इसको लेकर के, कपड़े को लेकर के जरूर थोड़े बहुत आप अपना डिसाइसिव रहिए, डिसीजन लीजिए कि किस तरह के कपड़े पहन के जाने से वहां पे पॉजिटिविटी बढ़ेंगी। एक तो ये दूसरी बात है, ये जो बेसिक एटिकेट प्लस जो कपड़ा को लेकर के, जो अपीयरेंस को लेकर के। जो थर्ड पार्ट है वो नॉलेज वाला पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट ये बताया कि एक बार जब आप इतना मेहनत से इतना अच्छा मेंस क्वालिफाई किए हुए हैं, तो जो इंटरव्यू है, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे वो एग्रीकल्चर ऑफिसर का हो, या कोई भी हो, आप एक बार तैयारी जरूर कर लीजिए। थोड़े बहुत खर्चे होते हैं, चूंकि हमारे भी बहुत खर्चे होते, पटना मौर्या होटल में इंटरव्यू कराना है, मॉक पैनल के साथ, एक पैनल के साथ बैठने में, प्लस उसके साथ जो बाकी और जो मिसलेनियस सारे खर्चे होते हैं, सब मिला के काफी पैसे खर्च होते हैं। तो ऐसी स्थिति में, और वो सब आपके लिए ही होता है, तो निश्चित रूप से थोड़े बहुत कंट्रीब्यूट करने से वो अच्छा रहता है। आप भी सीरियस होते हैं, उस इंटरव्यू को भी आप सीरियसली लेते हैं। अदरवाइज मान लीजिए कई बार होता है कि कभी फ्री कर दीजिए किसी का इंटरव्यू, तो देखो टी शर्ट पहन के आ जाएंगे, वो स्पोर्ट्स सूट पहन के आ जाएंगे, वो जीन्स पहन के आ जाएंगे। पता लगे पैनल के लोग बैठे हुए हैं बड़े स्मार्ट बन करके, और सामने वाला जिसका मॉक होना है वो पैनल का ही मॉक कर लेता है, वो मॉक का मॉक कर देते हैं वो। तो इसलिए एक कहा जाए कि इंटरैक्टिव अगर पार्टिसिपेशन रहता है, कंट्रीब्यूटिव पार्टिसिपेशन रहता है, तो दोनों मॉक लेने वाले के लिए भी सीरियसनेस रहता है और देने वाले के लिए भी सीरियसनेस रहता है। ये दोनों बातें होती हैं इसमें। तो एक बात, इस बात को ध्यान में रखेंगे
तो ये मैं बोला कि इंटरव्यू जरूर तैयारी करिए, इंटरव्यू को ऐसे ही मत चले जाइए। अगर हो सकता है कि पूरे मॉक के दौरान या जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होता है, टीचर जो एक्सपर्ट वगैरह बताते हैं, उसमें जो बातें होती हैं उसमें से एक दो सेंटेंस भी अगर आपके लिए इंटरव्यू बोर्ड में अगर काम कर गया तो वो बड़ा ही डिसाइसिव हो जाएगा। ठीक है, एक तीसरा जो पार्ट मैं बताना चाह रहा हूं कल और परसों का जो मॉक इंटरव्यू था उसको लेकर के, कि नॉलेज के लेवल पे, क्योंकि देखो 15-20 मिनट वहां पे आप हमारा कुछ ना कुछ तो बात होगा ना भाई, तो कुछ ना कुछ जब बात होगा तो उसमें जब भी बातचीत होगा कि भाई एग्रीकल्चर सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं, तो एक नॉलेज तो वहां चाहिए भाई। आके क्या करेंगे तो नॉलेज चाहिए, बिहार के एग्रीकल्चर के कुछ चैलेंजेस बताइए तो नॉलेज चाहिए, कुछ स्ट्रेंथ है तो नॉलेज चाहिए, क्या सोल्यूशन है तो नॉलेज चाहिए, बिहार में ऐसा कौन सी एक बिहार सरकार का एग्रीकल्चर को लेकर के इनिशिएटिव है जो कि नेशनल लेवल पर भी लागू होना चाहिए, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। जैसे बिहार का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रोड मैप है, ऐसा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रोड मैप सेंट्रल लेवल पे नहीं है। सेंट्रल लेवल पे योजनाएं बड़ी सारी हैं, लेकिन कोई एक होलिस्टिक इनिशिएटिव नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का। इंटर मिनिस्ट्रियल जो पार्टिसिपेशन होता है कृषि के विकास में, कई सारे मंत्रालयों की भूमिका होती है। बिहार में आप जानते हैं कि 12 विभाग हैं मिलकर के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रोड मैप को लागू करते हैं, तो उस तरीके से जाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन जितने होते हैं वो सब क्वेश्चन एक नॉलेज मांगता है। और हम लोगों ने मॉक में ये देखा कि कहीं ऐसा नहीं कि बहुत आपसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, आपसे साधारण सी बातें पूछी जाएंगी। कहीं आप एटीएम बीटीएम के रूप में काम कर रहे हैं, कहीं आप किसी निजी एग्रीकल्चर कंपनी में काम कर रहे हैं, या फिर आप एफसीआई में काम कर रहे हैं, कहीं आप मान लीजिए जो भी सेंट्रल वेयर हाउस कारपोरेशन में काम कर रहे हैं, तो अपने विभाग के बारे में जो आप कर रहे हैं उसके बारे में अच्छे से जानिए। प्लस आप बीएससी हैं, एमएससी हैं, पीएचडी कई लोग कर रहे थे, तो वहां पे आपसे एक कम से कम कहा जाता है कि एग्रीकल्चर का बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल टकाटक आपको जुबान पे रहना चाहिए। जो वहां आप बहुत सारा पढ़ने के चक्कर 15 मिनट में कितना नॉलेज का टेस्ट हो पाएगा, नॉलेज का टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत कुछ जानना, बहुत सारे, फिर वहां भी तो होता है कि जिसका जवाब जानते हैं उसका हां बोलेंगे, जिसका जवाब नहीं जानते हैं वहां सॉरी बोलेंगे अगर फैक्चुअल है तो। लेकिन कंसेप्चुअल है तो कंसेप्चुअल में तो नो नहीं बोला जा सकता ना। बिहार एग्रीकल्चर का स्ट्रेंथ क्या है, अब इसमें नो क्या बोलना है, इसमें सॉरी क्या बोलना है। अगर यहां सॉरी बोल रहे हैं इसका मतलब है आप इस पोस्ट के लिए जितनी अवेयरनेस होनी चाहिए उतनी अवेयरनेस आपके अंदर में नहीं है। बिहार एग्रीकल्चर का जो वीकनेस है, तो फिर मैं यहां पे थर्ड पार्ट में ये बताना चाह रहा हूं सारे कैंडिडेट से कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिपरेशन, बहुत दूर दूर तक जाकर के प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपका बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया हुआ है उसी को एक बार रीडिंग डाल लीजिए। फिर मैं आपसे एक एडवाइस दे रहा हूं कि आप दो चीज को अगर देख के जाते हैं तो आपके बड़ी सारे प्रश्न बिल्कुल हो जाएंगे, बड़े अच्छे तरीके से हो जाएंगे। कौन कौन सा, एक जो हिंदी इंग्लिश मीडियम में जो एग्रीकल्चर का मेंस का नोट्स डाला हुआ है, करीब 50 पेज का है, हैंड रिटन, बड़े सुंदर राइटिंग में लिखा हुआ है। आप उसको एक बार केवल पेज पलट लीजिए तो उससे बेस ऑफ एग्रीकल्चर आपका हो जाएगा। जो सेकंड पार्ट है बिहार का इकोनॉमिक सर्वे का, जो एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है, वो भी ग्रुप में शेयर किया हुआ है हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो उसको भी आप क्या करिए, वो भी आप लेकर के एक बार पेज पलट जाइए तो फैक्चुअल नॉलेज आपको हो जाएगा। ठीक है, और बिहार एग्रीकल्चर जो बिहार बजट है उसमें एग्रीकल्चर के लिए भी 2-3 पेज है, वो 2-3 पेज भी ग्रुप में शेयर किया हुआ है, वो भी। अदरवाइज जाएंगे तो बड़े सारे टाइल्स, जैसे फूल की खेती के लिए क्या किया जा रहा है बिहार में, बागवानी के लिए क्या किया जा रहा है, दूध के लिए क्या किया जा रहा है, बी कीपिंग के लिए क्या किया जा रहा है, गवर्नमेंट का जो भी इनिशिएटिव है वो सब वहां दिया हुआ है। आप इधर उधर यूट्यूब में, एक कैंडिडेट आई थी जो बता रही थी कोई यूट्यूब पे जाकर के, इधर कितना यूट्यूब पे आप क्या, एक जगह कभी आपको चीजें यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी। आपके पास पढ़ने से आपका नॉलेज बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो निश्चित रूप से कई लोगों में जो वे ऑफ कम्युनिकेशन में थोड़े से एरोगेंस के चांसेस लग रहे थे। कई लोगों में माने कई थोड़े, कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो थोड़े हाइपर थे, कई कैंडिडेट ऐसे थे जो बड़े ही डल थे, बहुत कम एनर्जी के साथ थे। और उतनी कम एनर्जी से पता चला कि जो इंटरव्यू का सिचुएशन तो वैसे भी थोड़े से टेंशन वाला होगा, क्योंकि सारे अनजान लोग बैठे हुए, आप और आपके सामने का बोर्ड है वो अनजान है एक दूसरे से, तो वहां पे तो एक कंपोनेंट ऑफ टेंशन तो वहां रहेगा। आप जाकर के और लैक ऑफ एनर्जी के साथ बैठेंगे तो सिचुएशन और निगेटिव हो जाएगा। आपको कम से कम जाकर के उसमें एनर्जी डालने की जरूरत है, लेकिन एनर्जी ध्यान रखने की जरूरत है कि कई बार ये भी हम लोगों ने पाया कल कि बोर्ड आपका दोस्त नहीं है, बोर्ड आपका परिचित नहीं है। आप उससे बहुत ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश मत करिए। वो 10 मिनट की ही सारी बातें हैं, 10 मिनट में आप सोचते हैं कि बोर्ड को मैं फ्रेंड बना लूं, ऐसा नहीं हो पाएगा। 10 मिनट से 12 मिनट से ज्यादा वो आपको अपने पास बैठने नहीं देंगे, चाहे आप कितने भी अच्छे हों, कितने भी खराब हों। ठीक है, कितना भी खराब इंटरव्यू जा रहा हो, कितना भी अच्छा इंटरव्यू जा रहा हो, 10-12 मिनट से ज्यादा आपको बैठने नहीं देंगे। तो इसलिए माइंडफुल रह करके बोर्ड के साथ इंटरेक्ट करिए। बोर्ड आपका दोस्त नहीं है, बोर्ड बेस्ट कैंडिडेट को चुन रहा है, और हो सकता है कि आपके पहले आपके बाद भी उनको बहुत सारे अच्छे अच्छे कैंडिडेट मिले होंगे।
तो इसीलिए आप प्रोफेशनली एकदम माइंडफुल तरीके से जहां मुस्कुराने की जरूरत हो वहीं मुस्कुराइए, जहां सीरियस होने की जरूरत हो वहां सीरियस रहिए। ठीक है, बोर्ड के साथ पर्सनलाइज्ड होने की कोशिश मत करिए। ठीक है, तो कल के मॉक इंटरव्यू के बाद कल परसों जो 2 दिन हम लोगों ने 80 लोगों का मॉक लिया, उनसे ये मेरा ऑब्जर्वेशन था जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आगे कोई दूसरा हो इस तरह का कोई इंटरेक्शन, कोई इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन होगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, थैंक यू।